कि इनमें से क्या आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। तो ए आपका कह रहा है ए लीज ऑफ द लैंड, ए लीज ऑफ द लैंड, ठीक है। तो लीज ऑफ द लैंड आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी नोट आ रहा है कि नहीं है ना। देखो अरे यार, देखिए अब नोट द इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है इनमें से। लीज ऑफ द लैंड, ग्रोइंग क्रॉप्स, ए राइट ऑफ वे और ए लाइफ इंटरेस्ट इन द इनकम ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी की इनकम है उसमें लाइफ इंटरेस्ट। तो देखो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ग्रोइंग क्रॉप्स होती हैं वो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आती। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। 7 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। जो ग्रोइंग क्रॉप्स हैं वो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं होती। जो लीज ऑफ द लैंड होती है, लैंड तो आपकी वैसे ही इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। राइट ऑफ वे जो आपका रास्ते का जो अधिकार है जो वो भी आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है। और लाइफ इंटरेस्ट, अगर आपका कोई लाइफ इंटरेस्ट करता है किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की इनकम में तो वो भी आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडर किया जाता है। तो इस तरीके से आपका 7 क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं 8 क्वेश्चन की तरफ। अंडर द सेक्शन 3 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स। वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या इंक्लूड करती है, क्या इंक्लूड करता है। अब यहाँ पे डज नॉट इंक्लूड की बात नहीं कर रहा है, ये वो कर रहा है इंक्लूड क्या करता है। तो स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, तो भैया ये 3 चीज़ हैं, इनको तो इंक्लूड करता ही नहीं है। तो नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा 8 में हो जाएगा आपका आंसर डी। 8 में हो जाएगा आपका आंसर डी, क्योंकि स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास ये मैंने बता चुका हूँ मैं पहले भी। ये आपके 3 स्पेशली मेंशन कर रखा है आपके सेक्शन 3 में कि ये आपका डज नॉट इंक्लूड इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो और ये जो क्वेश्चन पूछा गया था ये हिमाचल प्रदेश जुडिशल सर्विस 2017, 2007 और HP का जो हायर जुडिशल सर्विस का एग्जाम था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। 9 देखिए, 9 क्या कह रहा है कि इन द प्रॉपर्टी इन द TPA इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड। इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या इंक्लूड नहीं करता है। तो वो देखिए बिल्डिंग, लैंड, पॉन्ड, स्टैंडिंग टिम्बर। तो स्टैंडिंग टिम्बर आपका आ जाएगा। स्टैंडिंग टिम्बर इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं होता है। तो क्वेश्चन आपका 9 में हो जाएगा डी। तो आप देख रहे हो कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जाम में, एक ही कंसेप्ट को लेकर उसको घुमा घुमा के पूछा जा रहा है क्वेश्चन। 10 में लीजिए, ये आपका UGS 2009, AGS 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। 10 क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि अंडर द TPA 1882 अटैच टू द अर्थ डज नॉट मीन, मतलब अटैच टू द अर्थ जमीन से जो अटैच है उसका मतलब उसका डज नॉट मीन उसका मतलब नहीं है ट्रीज, सरब्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, वॉल्स और बिल्डिंग। तो ये RGS 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। जो 10 है वो RGS 2000, इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका ग्रोइंग क्रॉप्स हो जाएगा। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि जो ग्रोइंग क्रॉप्स हैं उनको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं मानते हैं। और जब इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं मानते हैं तो मतलब इसका मतलब वो मूवेबल प्रॉपर्टी होगी। और जब वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई तो वो अटैच टू द अर्थ नहीं होती हैं भाई, अटैच टू द अर्थ नहीं होती हैं। वो ट्रीज हो गया, सरब्स हो गई, सरब्स मतलब झाड़ी, ट्रीज मतलब पेड़, और वॉल्स और बिल्डिंग ये भी अटैच टू द अर्थ होती हैं। लेकिन जो ग्रोइंग क्रॉप्स होती हैं उनका जो अल्टीमेट एम होता है वो काटने के लिए उगाते हैं उसको। गेहूं की जो फसल होती है वो काटने के लिए तो उगाएंगे उसको, ये थोड़ी कि खड़ा रखेंगे। 6 महीने बाद अगर खड़ा रखेंगे तो वो वैसे भी मतलब ख़त्म ही हो जाएगा अगर हम नहीं काटेंगे तो उसको। तो इस तरीके से होता है। अब 11 आपका 11 क्वेश्चन में है, उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं हम। ये कह रहा है कि विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। इनमें से कौन सा आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है TPA एक्ट आपका 1882 के अनुसार। तो ऑप्शन वही है, लैंड आपका, बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड। देखो इसका क्या मतलब होता है, जो आपका बेनिफिट आपको अराइज हो रहा है आउट ऑफ द लैंड, किसी भी अगर लैंड से आपको कोई बेनिफिट अराइज हो रहा है या कोई लाभ मिल रहा है तो वो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी में कंसिडर किया जाता है। थिंग्स अटैच टू द अर्थ, अगर कोई चीज़ें हैं थिंग्स वो अगर अर्थ से अटैच हैं तो वो भी आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी में आती हैं। और लैंड तो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अब स्टैंडिंग टिम्बर है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये भैया डी हो जाएगा आंसर। तो इसका ये स्टैंडिंग टिम्बर है वो आपकी नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी में होती है। तो आंसर हो जाएगा इसमें 11 में डी आपका। और BGS बिहार जुडिशल सर्विस 2009 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एक कंसेप्ट से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जा रहे हैं, तो आप देखना कहाँ पे आपको फोकस करना है, कहाँ पे नहीं करना। फॉलोइंग इज नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी, इनमें से आपका कौन सा इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, कि इनमें से आपका कौन सा इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। तो देखो रॉयल्टी आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है। राइट टू वे जो आपका रास्ते का अधिकार है वो भी आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी है।
ये आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। रॉयल्टी, जो रॉयल्टी होती है ना भाई, जो रॉयल्टी हो गई, कॉपीराइट हो गया आपका, रॉयल्टी हो गई, कॉपीराइट हो गया, ये सब आपका मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर कंसिडर किया जाता है। ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं देखो इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ अच्छा एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले हम। राइट टू फिशिंग, जो आपका फिशिंग का जो राइट है, ठीक है, वो भी आपका किस में आता है? वो भी आपका राइट टू फिशिंग की बात करता हूँ तो वो आपका किस में आता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी में। जो फिशिंग होती है, फिशिंग जो मछली का क्या करते हैं वो, जो फिशिंग वगैरह मतलब वो करते हैं ना वो लोग, तो वो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है। और राइट टू रिडेम्पशन, रिडेम्पशन का मतलब जनरली ये होता है कि देखो आप इस तरीके से समझो, गेनिंग और रीगेनिंग द पोजीशन ऑफ समथिंग, उसके बदले में आप उसको पैसे उसको जो आपने लिए हैं उससे वो दे दो और उस पोजीशन उससे वापस ले लो। तो रिडेम्पशन या विमोचन का जो अधिकार होता है, विमोचन का जो अधिकार होता है या राइट होता है, तो वो इसके अंतर्गत आता है। तो वो भी आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया। तो अगर देखो रिडेम्पशन का राइट हो गया, फिशिंग का राइट होगा, राइट टू वे होगा, रॉयल्टी होगा। अब रॉयल्टी इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। फॉलोइंग द फॉलोइंग इज नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो रॉयल्टी आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, ये आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी। और बाकी तीनों आपका क्या है, तीनों जो आपका है वो आपका मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई, है ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। तीनों आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई और रॉयल्टी आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी। तो आंसर देख के, ऑप्शन देख के आपको उसको क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपका हो गया। मैं आपको एक चीज़ यहीं क्लियर कर देता हूँ। देखिए अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ सारा चीज़ कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या कंसिडर किया जाता है। एक लिस्ट है, जब मैं अगर लेक्चर के लिए टाइम मिल जाएगा तो मैं आपको सारा लेक्चर डिलीवर कर दूंगा, लेकिन टाइम की थोड़ी कमी में चल रही है यार, मतलब इस तरीके से। तो मैं आपको यही समझाता हूँ। देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं कि क्या क्या आपके जो एग्जांपल होगा, क्या क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है। क्या क्या आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। जैसे देखो बेनिफिट्स, कोई भी बेनिफिशियल इंटरेस्ट है जो अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, एग्जांपल राइट टू वे आपका हो गया। तो राइट टू वे ये आपका क्या है, बेनिफिट्स, बेनिफिशियल इंटरेस्ट है जो अराइजिंग आउट ऑफ लैंड है, तो वो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है। इसके अलावा अगर राइट्स अंडर लीज और टीनेंसी है, जो अगर लीज और टीनेंसी, ठीक है, लीज और टीनेंसी के अंतर्गत अगर कोई आपका राइट्स है वो भी आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है। इसके अलावा राइट टू एक्सट्रैक्ट मिनरल्स फ्रॉम माइंस, अगर आप माइंस से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो वो भी आपका राइट क्या होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है। इसके अलावा राइट टू फिशरी, फिशिंग, जो फिशिंग का आपका राइट है वो भी आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है। इसके अलावा राइट टू फेरी, फेरी का मतलब समझ रहे हो, फेरी 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 का मतलब जो नौका होती है ना, नौकायन जो करते हैं, जो जिसके द्वारा जिनकी जीविका चलती है, मान ले जो, अरे क्या बोलते हैं यार उसको, जो नदी में वो नाव वगैरह करवाते हैं ना, मतलब, तो वो आपका जो राइट ऑफ फेरी है वो भी आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपका, तो देखो राइट टू फेरी होगा, राइट टू कलेक्ट ड्यूज फ्रॉम फेयर और हार्ट। तो अगर मान लो आप कलेक्ट कर रहे हो, राइट टू कलेक्ट ड्यूज फ्रॉम फेयर और हार्ट। अगर ड्यूज कोई बकाया है आपका फेयर और हार्ट से, तो वो कलेक्ट कर रहे हो तो वो भी आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है। इसके अलावा राइट टू टेक फॉरेस्ट, तेंदुलीज, ईटीसी एंड सोयल फॉर मेकिंग ब्रिक्स, ठीक है, ये भी आपका किस में आता है, इंस्टेंस जो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी उसमें आता है। तो राइट टू टेक फॉरेस्ट प्रोड्यूस, आपका अगर आप फॉरेस्ट प्रोड्यूस ले रहे हो तो वो भी आपका राइट टू टेक फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है, ये किस में आता है आपका, इमूवेबल प्रॉपर्टी में। जैसे आपकी तेंदुलीज हो गई, अगर तेंदुलीज आप फॉरेस्ट प्रोड्यूस से लेके आ रहे हो तो वो आपका राइट है, वो क्या कहलाता है, आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है। इसके अलावा देखो इसके अलावा जो आपकी जो सोयल होती है ना, सोयल फॉर मेकिंग ब्रिक्स, सोयल होती है ना भाई, सोयल फॉर मेकिंग ब्रिक्स, मतलब राइट टू सोयल फॉर मेकिंग ब्रिक्स, जो ईंटें बनाने के लिए, जो आपकी जो ईंटें बनाने के लिए आपको जो मिट्टी का जो अधिकार होता है वो भी आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है। ये जो बात कही गई थी वो कही गई थी महादेव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे AR 1959 SC का केस है। केस का नाम
रुकिए यार, केस का नाम है महादेव वर्सेज स्टेट ऑफ बॉम्बे 1959 ऐसी। तो इस केस में ये बात कही गई थी कि जो आपका राइट टू सोइल फ्रॉम मेकिंग ब्रिक्स है वो भी आपका इसके अंतर्गत आता है, इमोल प्रॉपर्टी के अंतर्गत। इसके अलावा राइट टू कलेक्ट लाख फ्रॉम इट्स ट्रीज, जो राइट होता है लाख कलेक्ट करने का, राइट टू कलेक्ट लाख फ्रॉम इट्स ट्रीज। तो ये जो राइट होता है ये भी आपका इमोल प्रॉपर्टी में आता है। इसके अलावा जो आपका मोर्टगेज डेब्ट होता है, मोर्टगेज डेब्ट, जो आपका मोर्टगेज डेब्ट होता है, जैसे जो आप इमोल प्रॉपर्टी मोर्टगेज करते हो या जो बंधन करते हो तो उसके बदले में जो आपका डेब्ट होता है, कर्ज होता है, वो भी आपका क्या होता है, इमोल प्रॉपर्टी होता है। इक्विटी ऑफ रिडम्पशन, इक्विटी ऑफ रिडम्पशन जैसे अभी मैंने बताया था, जो रिडम्पशन का मतलब विमोचन होता है, अगर कोई चीज़ आप किसी को दे रहे हो उसका पोजीशन आप दोबारा गेन करते हो, गेनिंग और रीगेनिंग द पोजीशन, उसके बदले में आप उसको पैसे वगैरह लौटाते हो, तो वो आपका रिडम्पशन होता है। किसी को छुड़ाना, मतलब अगर किसी को आप दे रखे हो तो वो उस चीज़ को वापस लेना, उसको छुड़ाना, तो वो आपका रिडम्पशन कहलाता है। तो वो राइट भी इमोल प्रॉपर्टी में आता है। तो इसलिए काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, आप इसकी लिस्ट तैयार कर लीजिए। पहला है आपका इंटरेस्ट, बेनिफिशियल इंटरेस्ट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, जैसे कि एग्जांपल आपका राइट ऑफ वे हो गया। राइट्स अंडर लीज और टेनेंसी, ये जो आपका राइट है ये भी आपका इमोल प्रॉपर्टी में आता है। और ये जो बात कही गई है वो कही गई थी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बॉम्बे वर्सेस लाला पंचम AIR 1965 का केस है, उसमें कही गई थी। इसके अलावा राइट टू एक्सट्रैक्ट मिनरल फ्रॉम माइंस, राइट्स ऑफ फिशरी, ये राइट ऑफ फिशरी की जो बात कही गई थी वो कही गई थी संतोष जायसवाल वर्सेस स्टेट ऑफ MP, AIR 1996 का केस है। तो उसमें राइट ऑफ फिशरी की जो बात है वो इमोल प्रॉपर्टी के अंतर्गत मानी गई थी। इसके अलावा राइट ऑफ फेरी, राइट टू कलेक्ट ड्यूज फ्रॉम फेयर और हार्ट। इसके अलावा राइट टू टेक फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जैसे कि आपके तेंदू लीव्स हो गई, और या फिर राइट टू सोयल फॉर मेकिंग ब्रिक्स, ये आपका महादेव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे AIR 1959 का जो केस था उसमें कही गई थी। राइट टू कलेक्ट लाख फ्रॉम ट्रीज, ये भी आपका राइट होगा। ये जो बात कही ये भी आपका इमोल प्रॉपर्टी में इमोल प्रॉपर्टी में आता है आपका। इसके अलावा इक्विटी ऑफ रिडम्पशन, ठीक है, इक्विटी ऑफ आपकी रिडम्पशन, इक्विटी ऑफ रिडम्पशन है आपकी, वो भी आपकी किसके अंतर्गत आती है, इमोल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आती है। इसके अलावा आप देखो, अब हम मूवेबल प्रॉपर्टी के एग्जांपल और यहीं डिस्कस कर लेते हैं, फिर डायरेक्ट चलते हैं, फिर आप हमारा काम हो जाएगा लेक्चर में। हालांकि थोड़ी मेरे को पता है कि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाती है, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट रहता है। देखो मूवेबल प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं तो मूवेबल प्रॉपर्टी में आपकी क्या क्या आती है, स्टैंडिंग टिम्बर, ठीक है, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ये तो एक्ट में लिख ही रखा है आपका सेक्शन 3 में, ग्रोइंग क्रॉप्स, और इसके अलावा आपकी होगी ग्रास, ठीक है, ग्रास। ये 3 चीज़ तो आपको एक्ट में दे रखा है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो मूवेबल प्रॉपर्टी में आती है, जैसे आपकी थिंग्स प्लेस्ड ऑन द लैंड एंड अटैच्ड टू इट विदाउट एन इंटेंशन ऑफ मेकिंग देम ए परमानेंट पार्ट ऑफ द लैंड, एग्जाम्पल है मशीनरी। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि थिंग्स प्लेस्ड ऑन द लैंड या अटैच्ड टू इट विदाउट एनी, मतलब उसका कोई जो चीज़ें हैं वो लैंड से अटैच हैं या लैंड पे पैलेस्ड हैं, ठीक है, लेकिन उसमें कोई इंटेंशन नहीं है उसका कि मेकिंग दैट परमानेंटली पार्ट ऑफ द लैंड, कि उसको परमानेंटली पार्ट ऑफ द लैंड बनाया जाए। जैसे कि मशीनरी कोई एस्टेब्लिश की जाती है किसी लैंड के ऊपर, तो अगर इंटेंशन परमानेंटली उस चीज़ का, उसको लैंड का पार्ट बनाने का नहीं है, उसको जैसे मान लीजिए जैसे लैंड सेल करते हैं तो पहले ही उसमें इंटेंशन जो होता है वो क्लियर कर दिया जाता है कि ये यहाँ पे इस मशीन हम इसको छोड़ेंगे या हम इसको उखाड़ेंगे। तो वो अगर विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ मेकिंग द परमानेंटली पार्ट ऑफ द लैंड हो गया तो वो आपका मूवेबल प्रॉपर्टी में कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा देखो मैं बात करूँ आपका, जैसे गवर्नमेंट के जो प्रोमिजरी नोट्स हो, अरे जो गवर्नमेंट के आपके प्रोमिजरी नोट्स हो गए वो भी आपका किस में आता है, मूवेबल प्रॉपर्टी में आता है। रॉयल्टी कॉपीराइट, आपका रॉयल्टी और कॉपीराइट, रॉयल्टी और कॉपीराइट ये भी आपका किस में आता है, मूवेबल प्रॉपर्टी में आता है। इसके अलावा डिग्री फॉर द अरियर्स ऑफ रेंट, अगर कोई डिग्री पास की जा रही है कोर्ट के द्वारा अरियर्स ऑफ रेंट, जो आपका बकाया रेंट है उसके लिए, तो वो भी आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी में आती है। इसके अलावा
मैं आपकी बात करूं अगर मूवेबल प्रॉपर्टी की, तो देखो मूवेबल प्रॉपर्टी में देखो डिक्री फॉर सेल ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी ऑन ए मॉर्टगेज, अगर मॉर्टगेज के ऊपर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल किया जा रहा है तो वो भी आपका क्या हो जाता है, जो मूवेबल प्रॉपर्टी में आता है। और ये जो बात कही गई थी वो कही थी जीवान अली वर्सेस बासुमल। केस का नाम नोट कर लीजिए अगर नोट करना चाहो तो, जीवान अली वर्सेस बासुमल। इस केस में ये बात कही गई थी कि जो आपका जो डिक्री फॉर सेल ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी है ना ऑन ए मॉर्टगेज, अगर मॉर्टगेज के ऊपर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर बेचा जाता है तो उसके लिए जो डिग्री होती है, ठीक है, वो आपकी किस में आ जाती है, मूवेबल प्रॉपर्टी में आती है। इसके अलावा राइट टू गेट मेंटेनेंस अलाउंस, जो आपका मेंटेनेंस अलाउंस जो उसका प्राप्त करने का जो आपका राइट है, वो भी आपका मूवेबल प्रॉपर्टी में कंसिडर किया जाता है। ये बात कही गई थी अल्ताफ बेगम वर्सेस ब्रिज नारायण। इसके अलावा जो राइट टू एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ फ्रूट ट्रीज, जो फ्रूट ट्रीज, जो फलदार ट्रीज होते हैं ना भाई, फ्रूट ट्रीज, तो फ्रूट ट्रीज आपके किस में आते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी में आते हैं, है ना। वो नहीं, फ्रूट ट्रीज होते हैं, फ्रूट ट्रीज वो आपके होते तो इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं, लेकिन इसका जो एंजॉय द बेनिफिट ऑफ फ्रूट ट्रीज, जैसे फल प्राप्त करने का अधिकार हो गया आपका, है ना। जैसे उसके आम है, आम के पेड़ पे फल आ रहे हैं, आम तोड़ना है, तो आपका जो एंजॉय द बेनिफिट ऑफ द जो मैंगो ट्री हो गया ना, वो आपका क्या कहलाता है, मूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा वो, कि जैसे आम तोड़ने का आपका जो अधिकार हो गया, कि जो एंजॉय, या ऐसे कहें कि एंजॉय द बेनिफिट ऑफ द फ्रूट ट्रीज, वो आपका मूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाता है। इसके अलावा देखो, इसके अलावा मैं बात करता हूँ एक इलेक्ट्रिसिटी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट, अरे यार, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है ये भी आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी में आती है। और ये जो बात कही गई थी वो कही गई थी, आपका एक केस है स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, अरे यार, ये जो बात कही गई थी वो कहती है स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेज एनटीपीसी लिमिटेड AIR 2002 में ये जो केस है इसमें कही गई थी कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो आपका मूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट होता है। अब आगे चलता हूँ मैं, क्वेश्चन नहीं तो क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे, क्योंकि ये मैंने 45-46 वैसे क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो चलते हैं आगे क्वेश्चन, है ना। तो ये समझ में आ गया, नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी, रॉयल्टी। आगे चलते हैं अब, विच ऑफ दीज, ये हो गया क्लियर। अब 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ दीज इज इमूवेबल प्रॉपर्टी एज पर द प्रोविजन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कि आपकी कौन सी इमूवेबल प्रॉपर्टी है एज पर द प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रास, फ्रूट ट्रीज, ग्रोइंग ट्रिप्स। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, तो स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रास, ग्रोइंग क्रॉप्स, ये आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होती है। कई बार बता चुका हूँ, ये आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि उनको मूव ऑन किया जा सकता है। लेकिन जो फ्रूट ट्रीज होते हैं ना, जो आपका फ्रूट ट्रीज होते हैं वो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं, वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, उस 13 में हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, फ्रूट ट्रीज हो जाएगा। ये आपका MPCJ 2012 और PGS 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चलता हूँ, इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर द लॉ रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इंक्लूड्स करता है, क्या इंक्लूड करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी में, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, स्टैंडिंग टिम्बर और ग्रोइंग ट्रीज। तो ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, स्टैंडिंग टिम्बर, ये तो आपके क्या हो गए, मूवेबल प्रॉपर्टी, और जो ग्रोइंग ट्रीज हो गई ये आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो आपके ग्रोइंग ट्रीज हैं आप उनको काट नहीं सकते, ठीक है, आप उनको काट नहीं सकते। क्यों नहीं काट सकते, क्योंकि ग्रोइंग क्रॉप्स होती हैं, उनका आप कोई यूज नहीं हो सकता, कोई कॉमर्शियल यूज नहीं कर सकते आप। तो जब तक आपका जो पेड़ है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो जाता, अगर स्टैंडिंग टिम्बर का है तो भी उसको नहीं माना जाएगा, ठीक है। स्टैंडिंग टिम्बर का मतलब जब तक वो पूर्ण रूप से एक लकड़ी का मतलब यूज करने के लिए नहीं हो जाता तब तक। तो जो ग्रोइंग ट्रीज है उसको ये जो माना गया है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत माना गया है, कि जब तक पेड़ ग्रो कर रहा है तो आप उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी में कंसिडर करोगे। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था MPJS 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सा है जो इंक्लूड आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड करता है। तो आपका ट्री एंड श्रब्स रूटेड इन द अर्थ, मतलब पेड़ और झाड़ियाँ जो रूटेड हैं अर्थ में, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, स्टैंडिंग टिम्बर। तो इसको हटा दो भैया और आंसर हो जाएगा ए आपका, ठीक है। 15 में आपका आंसर हो जाएगा आपका ए, ट्री और श्रब्स जो आपकी रूटेड हैं अर्थ में,
लेकिन ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास और स्टैंडिंग टिम्बर ये आपके नहीं आते। ये आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी हैं। क्वेश्चन घुमा घुमा के एक ही एक चीज़ को बार बार रिपीट करवाया जा रहा है। 16 क्या कर रहा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या इंक्लूड नहीं करता है, देखिए स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड, इमूवेबल प्रॉपर्टी वो इंक्लूड नहीं करता है, तो ऑल ऑफ द अबाउ डी हो जाएगा आंसर इसमें। जो ग्रास होता है, ग्रोइंग क्रॉप्स होता है, स्टैंडिंग टिम्बर होता है, उसको वो इंक्लूड नहीं करता है। तो 16 में हो जाएगा आपका आंसर डी। CGS 2019 यूपी CGS 2015 पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चलते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी। इनमें से कौन सा है जो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। तो क्या नहीं है आपका 17 जो क्वेश्चन 17 है वो क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। तो देखिए ए कह रहा है आप सरफेस ऑफ लैंड, बी है आपका रिवर्स, रुकिए यार, हाँ नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। तो रिवर्स ऑन सरफेस ऑफ लैंड, जो सरफेस ऑफ लैंड होगी ना वो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी में आती है। रिवर्स ऑन सरफेस ऑफ लैंड, अगर सरफेस ऑफ लैंड पर रिवर्स है वो भी आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी में आती है। स्टैंडिंग टिम्बर तो ये नहीं आएगा भैया, सी नहीं आएगा। थिंग्स अटैच टू द अर्थ, अगर कोई चीज़ें हैं जो अटैच होती हैं अर्थ से तो वो भी आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी में आती है। तो स्टैंडिंग टिम्बर ये अलग से मेंशन करके देखेगा तो आंसर हो जाएगा इसमें सी। आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सी। ठीक है, क्लियर। तो ये UGS 2016 का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो 17 में जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, थिंग स्टैंडिंग टिम्बर्स। 18 में चलते हैं। 18 नंबर 18 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अंडर सेक्शन 3 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी एक्ट 1882 इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी वो इंक्लूड नहीं करता है। वही है भाई स्टैंडिंग टिम्बर, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी जो परमानेंटली अटैच होती है अर्थ से तो वो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी में आती हैं। बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, स्टैंडिंग टिम्बर आपका नहीं आता। तो आंसर हो जाएगा इसमें ए। 18 में हो गया आपका आंसर ए। ये जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपका पूछा गया है भैया यूके CJ 2021 का एग्जाम था, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ये काम का सवाल है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं। ए डेब्ट सिक्योर्ड बाय मॉर्टगेज ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, मान लो कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज कर रहे हैं, हम उसको बंधक कर रहे हैं। तो अगर उसको बंधक कर रहे हैं तो उसको सिक्योर करेंगे भाई किससे, एक डेब्ट से, कर्ज के द्वारा। समझ रहे हो मेरी बात कि एक डेब्ट एक कर्ज के द्वारा सिक्योर कर रहे हैं किसी मॉर्टगेज, हाँ बाय मॉर्टगेज ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के मॉर्टगेज के द्वारा एक कर्ज है उसको सिक्योर किया जा रहा है तो वो आपका क्या हो जाता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये ध्यान रखना है इस बात को। देखो कैसे इस चीज़ को ऐसे समझो यार कि जैसे मान लो कोई आपकी लैंड है, आप उसको मॉर्टगेज कर रहे हो, तो मॉर्टगेज करोगे तो किस लिए करोगे मॉर्टगेज, आपको कोई पैसा चाहिए है ना, कर्ज चाहिए उससे। मान लो कोई साहूकार है जिसके पास पैसा है, आपके पास पैसे नहीं है तो आप अपनी ज़मीन को उसको मॉर्टगेज कर दोगे। मॉर्टगेज कर दोगे तो बदले में वो आपको पैसे दे देगा। तो क्या हो गया, ये तो है ना कि एक डेब्ट एक कर्ज है जिसको सिक्योर किया गया है बाय मॉर्टगेज ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि आपकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको मॉर्टगेज किया है, मॉर्टगेज के द्वारा उसको जो कर्ज है उसको सिक्योर किया गया है। तो वो जो आपका क्या हो गया, आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी भाई, उसके लिए तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई ना, मतलब वो तो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी। अब देखो बी कह रहा है राइट ऑफ वर्शिप इन ए स्पेसिफिक टेम्पल, मतलब एक किसी स्पेसिफिक टेम्पल में जो पूजने का अधिकार होता है, राइट ऑफ वर्शिप होता है इन ए स्पेसिफिक टेम्पल। तो ये यार ये कोई बात जम नहीं रही। तो आपका जो ये होगा एक बार आगे, ए लेक, एक जो आपकी लेक होती है वो भी आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी में आती है, लेकिन पूछ रहा है नोट ए राइट टू कैच एंड कैरी फिश फ्रॉम ए पॉन्ड, मतलब एक जो अधिकार होता है आपका कैच एंड कैरी, पकड़ना और कैरी करना फिश फ्रॉम ए पॉन्ड, अगर वो एक तालाब से, तो ये भी आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी में था। आंसर हो जाएगा आपका इसमें बी, राइट ऑफ वर्शिप इन स्पेसिफिक टेम्पल। अगर किसी स्पेसिफिक टेम्पल में जो पूजने का अधिकार होता है, वर्शिप करने का अधिकार होता है, वो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, 9 में हो जाएगा बी। 9 में, अरे नहीं 9 में नहीं यार, 19 है भाई, ठीक है। UGS 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं आगे 20वें क्वेश्चन की तरफ। ए स्टैंडिंग टिम्बर अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट
अंडर द ट्रांसफर प्रॉपर्टी 1882 आर इमूवेबल प्रॉपर्टीज ओनली सो लॉन्ग एज नॉट सीवर्ड फ्रॉम द अर्थ। स्टैंडिंग टिम्बर अंडर द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 आर क्या होते हैं भैया, वो देखो एक कह रहा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी ओनली, केवल ओनली सो लॉन्ग नॉट सीवर्ड फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से सीवर्ड करने के लिए, नॉट सीवर्ड फ्रॉम द अर्थ मतलब अर्थ से उसको सीवर करना, सीवर का मतलब होता है अलग करना, तो अर्थ से अलग करने के लिए नहीं होती हैं कि ओनली सो लॉन्ग नॉट सीवर्ड फ्रॉम द अर्थ। तो ये तो होगा स्टैंडमेंट गलत। जो अरे भाई जो स्टैंडिंग टिम्बर है उसका जो स्टैंडिंग टिम्बर है उसको उगाते ही उसको इसलिए है कि ताकि हम उसकी लकड़ी का यूज कमर्शियल यूज कर सकें। जैसे मान लो जो नीम शीशम ये होता है, इसकी जो लकड़ी होती है वो अच्छी होती है, शीशम की लकड़ी अच्छी मानी जाती है, तो उससे खिड़कियाँ वगैरह या जितने भी जो काम होते हैं वो हम उससे यूज कर सकते हैं, तो वो स्टैंडिंग टिम्बर ये होगा। इमूवेबल प्रॉपर्टीज अनलेस, जब तक इमूवेबल प्रॉपर्टीज जब तक देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू सीवर द सेम फ्रॉम द अर्थ, जब तक कि देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू सीवर द सेम फ्रॉम द अर्थ, जब तक कि उसको मतलब सीवियर करने का या उसको अलग करने का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो फ्रॉम द अर्थ से अलग करने का कोई उसको मतलब जब सेम उसको अर्थ से अलग करने का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो तब तक वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी। तो यार ये बात भी ना जम नहीं रही है भाई कि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो उसको अलग करने का तब तक वो इमूवेबल प्रॉपर्टी रहेगी, अगर हो गया तो नहीं ये गलत हो गया भाई साहब। ये सी देखते हैं, नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टीज, नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो ये तो बात सही है कि जो स्टैंडिंग टिम्बर होती है वो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होती, ये आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। तो आंसर हो जाएगा सी। या डी देख लेते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी इफ वैल्यू एक्सीड RS 100, अगर उसकी वैल्यू 100 रुपये से ज़्यादा एक्सीड कर रहा है तो नहीं भाई साहब डी तो गलत हो गया, आंसर आ जाएगा इसमें सी। BGA 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं 21 क्वेश्चन की तरफ। तो 21 क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, निम्न में से कौन सी जो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज है जो रिकॉग्नाइज नहीं की गई है बाई कोर्ट्स के द्वारा एज इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी के रूप में। तो राइट ऑफ वे ये तो आपका आता है, किस में आता है, अभी मैंने बताया जब थोड़ा मैं ऊपर डिस्कस कर रहा था कि आपके क्या क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी के क्या क्या एग्जांपल होंगे, तो मैंने बताया था कि बेनिफिशियल इंटरेस्ट अगर अराइजिंग आउट ऑफ लैंड हो रहा है, किसी लैंड से अगर कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट अराइज हो रहा है, जैसे कि आपको राइट टू वे, आपका जो रास्ते का अधिकार है वो तो आपको चाहिए ना, तो वो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी में हो गया। राइट टू कलेक्ट रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी से जो आपका रेंट कलेक्ट करने का जो राइट होगा वो भी आपका क्या होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा। राइट ऑफ वर्शिप, जिसकी बात नहीं की गई भाई, इसको कोर्ट ने रिकॉग्नाइज नहीं किया किसी केस में, तो राइट ऑफ वर्शिप जो आपका अधिकार है, जो वर्शिप का जो राइट है, या ऐसे कहूँ कि जो पूजा वूजा करने का जो आपका राइट है, वो आपका भैया हैज़ नॉट बीन रिकॉग्नाइज बाय कोर्ट्स एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। राइट टू फिशरी, ये फिशरी का राइट रिकॉग्नाइज कर रखा है। आप कमेंट बॉक्स में इसका केस मैंने ऊपर बता दिया है कि किस केस में ये बात जो राइट ऑफ फिशरी है उसको कही गई थी, वो कमेंट बॉक्स में आप वीडियो को पॉज करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, अगर आप अपनी तैयारी को लेकर एक मतलब वीडियो को एक सही ढंग से देख रहे हैं, पेन कॉपी लेके देख रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका केस का नाम लिखिए, ठीक है। अब हम फिर आगे चलते हैं। ये MPSJ 2010 और UPCJ 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो राइट ऑफ फिशरी मैंने किस केस में बताया था, बताओ, संतोष जायसवाल वर्सेस स्टेट ऑफ MP AIR जो 1996 का केस था, संतोष जायसवाल वर्सेस स्टेट ऑफ MP, उसमें राइट ऑफ जो फिशरी की जो फिशरी की बात थी वो कही गई थी, ठीक है, तो याद रखना इस चीज़ को। 22 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसमें से कौन सा आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे आपका कॉपीराइट, प्रॉफिट ए पेंड्रे और रॉयल्टी क्रेडिट। ये अच्छा क्वेश्चन है आपका 22 आपका अच्छा क्वेश्चन है। तो किस में आपके इनमें से कौन सा आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कॉपीराइट आपके मूवेबल प्रॉपर्टी है, रॉयल्टी मूवेबल प्रॉपर्टी है, क्रेडिट मूवेबल हो गया, और प्रॉफिट ए पेंड्रे ये आपका फ्रेंच वर्ड है ना, तो फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब यही होता है कि जो आपका प्रॉफिट जो आपका जो लाभ जो आ रहा है वो आपका जो इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाता है, ठीक है। तो आपका जो लाभ जो आपको मिल रहा है ना उस चीज़ से, वो आपका क्या कहलाता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर कंसिडर किया जाता है। मैं आपको थोड़ा ये देख के बता देता हूँ इसमें। हाँ वही है, प्रॉफिट से पेंड्रे का मतलब यही होता है कि जो आपका लाभ लेना है ना, फ्रेंच वर्ड में, फ्रेंच वर्ड है, तो फ्रेंच वर्ड का प्रॉफिट है पेंड्रे का मतलब होता है लाभ लेना। तो ये जो आपका राइट होगा वो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत
आता है। अब आगे चलते हैं भैया। एमपीओ, ये ध्यान रखना, एमपीओ एपीओ 2008 में पूछा गया क्वेश्चन। मैं जितने भी, देखो मेरे ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो मैंने ना, मतलब मैं मेरी तरफ से, खुद की तरफ से एक वर्ड भी ऐड नहीं करता भाई। जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है या उसके जो आंसर है, मैं वो का वो ही आपको डिलीवर कर रहा हूँ। मैं मेरी तरफ से कुछ ऐड नहीं कर रहा। कभी ऐसे सोच रहे हो कि यार नहीं सर कुछ अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं, नहीं भाई, मैं मेरी तरफ से, मैं आपको कम पढ़ा लूँगा 2 वर्ड, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, या एक क्वेश्चन में आपको कम करवा लूँगा, लेकिन मैं मेरी खुद की तरफ से ऐड नहीं करूँगा, है ना। तो ये आपका एमपीओ एपीओ 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमोल प्रॉपर्टी। इनमें से कौन सा आपका इमोल प्रॉपर्टी नहीं है। तो मैंने एग्जांपल बताए थे अभी कि मूल प्रॉपर्टी की क्या क्या एग्जांपल है, इमोल प्रॉपर्टी की क्या क्या एग्जांपल है। तो नॉट एन इमोल प्रॉपर्टी, राइट टू फेरी इमोल प्रॉपर्टी है। ए डिक्री विच गिव राइट टू सेल द इमोल प्रॉपर्टी ऑफ द हस्बैंड। ए डिक्री जो राइट देती है, जो विच गिव द राइट टू सेल, ठीक है, राइट टू सोल द इमोल प्रॉपर्टी ऑफ द हस्बैंड। ए डिक्री है जो देती है राइट टू सेल द इमोल प्रॉपर्टी हस्बैंड। जो हस्बैंड की इमोल प्रॉपर्टी है उसको बेचने का जो राइट देती है, वो डिक्री क्या आपकी इमोल प्रॉपर्टी होगी या नहीं होगी। तो वो आपकी इमोल प्रॉपर्टी नहीं होगी भाई। ये मैंने एग्जाम्पल में आपको करवाया था अभी जस्ट इससे पहले में। अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो मैंने बताया था ये चीज़। कहाँ बताया था, किस केस में बताया था, वो आप यहाँ पे लिख दीजिए बस, कि जो सेल द इमोल प्रॉपर्टी ऑफ किस कहाँ पे बात किया था मैंने, तो वो आप इसमें बताइए, मेंशन कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और थर्ड देखते हैं, लाइफ इंटरेस्ट ऑफ विडो इन द इनकम ऑफ इमोल प्रॉपर्टी ऑफ हर हस्बैंड। तो लाइफ इंटरेस्ट है, अगर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है किसी विडो का, इनकम ऑफ द इमोल प्रॉपर्टी ऑफ हर हस्बैंड, अगर उसके हस्बैंड की प्रॉपर्टी, इमोल प्रॉपर्टी की इनकम में अगर विडो का लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है, तो वो आपका वो आपका इमोल प्रॉपर्टी हो जाएगा, है ना। वो आपका इमोल प्रॉपर्टी होगा, वो आपका इमोल प्रॉपर्टी होगा। और राइट टू रिसीव एनुअल पेमेंट फ्रॉम एनी विलेज, ये क्या कर रहा है कि यार, राइट टू रिसीव अगर कोई एनुअल पेमेंट रिसीव कर रहे हो आप किसी विलेज से, तो वो भी आपका इमोल प्रॉपर्टी हो जाएगा। कि हर साल आपको कोई गांव से, मतलब कोई एनुअल पेमेंट रिसीव कर रहे हो, तो वो आपका जो राइट है वो भी आपका इमोल प्रॉपर्टी हो जाएगा। लेकिन ये जो राइट होगा, जो कोर्ट डिग्री कर रहा है भैया, विच गिव राइट टू सेल द इमोल प्रॉपर्टी ऑफ द हस्बैंड, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा नॉट एन इमोल प्रॉपर्टी, मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगा। ठीक है, नॉट एन इमोल प्रॉपर्टी। उसका पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमोल प्रॉपर्टी। तो इसका जो 23 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, ए डिग्री विच गिव राइट टू सेल द इमोल प्रॉपर्टी ऑफ हस्बैंड। और बाकी जैसे अगर लाइफ इंटरेस्ट ऑफ इनकम आ रहा है, देखो एक बार दोबारा एग्जाम्पल ध्यान से सुनिएगा। जो इंस्टेंसेज ऑफ जो आपके मूवेबल प्रॉपर्टी हैं, जो आपका स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, 3 तो ये वर्ड हो गए। इसके अलावा थिंग्स पैलेस ऑन द लैंड, और या फिर अटैच टू इट, या तो लैंड के ऊपर पैलेस्ड है, या फिर अटैच टू इट विदाउट एनी इंटेंशन। विदाउट एनी इंटेंशन, ये वर्ड यहाँ पे ध्यान रखना कि उसका कोई इंटेंशन नहीं हो मेकिंग दैम परमानेंटली पार्ट ऑफ द लैंड। एग्जाम्पल है मशीनरी। इसके अलावा प्रोमेजरी, गवर्नमेंट के प्रोमेजरी नोट्स हो गए आपके, रॉयल्टी, कॉपीराइट, राइट ऑफ वर्शिप, डिक्री फॉर द अरियर्स ऑफ रेंट, जो आपका रेंट का जो बकाया है उसकी डिक्री, डिक्री फॉर सेल ऑफ एनी इमोल प्रॉपर्टी ऑन ए मॉर्टगेज। इसके अलावा राइट टू गेट मेंटेनेंस अलाउंस, जो आपका जो मेंटेनेंस का जो अलाउंस है वो प्राप्त करने का जो आपका राइट है, वो भी आपके मूवेबल प्रॉपर्टी है। और राइट टू एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ द फ्रूट ट्रीज, अगर कोई फ्रूट ट्रीज का कोई बेनिफिट आपका जो फ्रूट ट्रीज के जो बेनिफिट है वो एंजॉय करने का जो राइट है, वो भी आपका मूवेबल प्रॉपर्टी हो गया। इसके अलावा आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 24, क्योंकि वीडियो लेंथ लंबा हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। मैं नहीं चाहता वीडियो लेंथ ज़्यादा लंबा हो, क्योंकि फिर स्टूडेंट्स को देखने में परेशानी होती है, वो देखते नहीं हैं आजकल। क्योंकि इतना कंटेंट यूट्यूब पे आ गया ना, तो आजकल शॉर्ट्स का ज़माना चल रहा है भाई। तो वैसे ही दिमाग दही कर रखा है इन सब ने, तो पढ़ाई लिखाई भी तो आजकल ऐसे ही चल रहा है सब। चलो ठीक है, 24 देखते हैं क्वेश्चन। 24 क्या कर रहा है, 24 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इमोल प्रॉपर्टी अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। टीपीए के अंतर्गत कौन सी इमोल प्रॉपर्टी माना जाए, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड बिलो। आपको करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है इन जो कोड दिए गए हैं उनको यूज करते हुए। इक्विटी ऑफ रिडम्पशन, इक्विटी ऑफ रिडम्पशन ये आपकी इमोल प्रॉपर्टी हो गई। ए हट, एक झोपड़ी, ये भी आपकी इमोल प्रॉपर्टी हो भाई, झोपड़ी हो गई ना। मॉर्टगेज डेब्ट, ये भी आपका इमोल प्रॉपर्टी हो गया।
राइट टू रिकवर मेंटेनेंस अलाउंस चार्ज ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये क्या कर रहा है यार, देखो राइट टू रिकवर मेंटेनेंस अलाउंस रिकवर कर रहा है जो चार्ज ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी पर चार्ज है। यार ये तो समझ नहीं आ रहा कि मेंटेनेंस अलाउंस रिकवर कर रहा है, मेंटेनेंस अलाउंस वो भी चार्ज ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो ये तो नहीं आएगा 4 तो। ठीक है, तो आपको 1 2 3 ऑप्शन चूज कर लीजिए, 1 2 3 आपका ये हो जाएगा बी। ठीक है, ये हो जाएगा बी, आपका आंसर हो जाएगा बी आपका। यूपीसीजे 2013 में पूछा गया क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा वी, इक्विटी ऑफ रिडम्पशन हर्ट और मॉर्टगेज डेब्ट। मॉर्टगेज डेब्ट, ठीक है, 10 एग्जाम्पल मैंने बताए थे मूल प्रॉपर्टी के। बेनिफिशियल इंटरेस्ट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, एग्जाम्पल राइट टू वे, राइट्स अंडर लीज और टेनेंसी, राइट टू एक्सट्रैक्ट मिनरल फ्रॉम माइंस, राइट ऑफ फिशरी, फेरी कलेक्ट ड्यूज फ्रॉम फेयर और हार्ट, और टू टेक फॉरेस्ट प्रोड्यूस जैसे कि तेंदुलेज या फिर सोयल और फॉर मेकिंग ब्रिक्स, राइट टू कलेक्ट लाग फ्रॉम इट्स ट्रीज, मॉर्टगेज डेब्ट और इक्विटी और रिडम्पशन। तो ऐसे 10 एग्जाम्पल हैं, वो आपको याद करना है, सारे इमूवेबल प्रॉपर्टी के हैं। 25 क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो टेस्ट, अरे यार ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसको ध्यान से देखना है। ये टेस्ट है, टेस्ट है, क्या है टेस्ट, टू डिसाइड वेदर द समथिंग अटैच टू द अर्थ हैज टू बी रिगार्डेड एज इमूवेबल और नॉट, डिपेंड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। देखो ये एक टेस्ट है, और टेस्ट भी शानदार है। क्या है टेस्ट है, टेस्ट ये कह रहा है कि अगर कोई प्रॉपर्टी है वो मतलब उससे अटैच है, ठीक है, मतलब हैज़ टू बी रिगार्डेड, उसको हम इमूवेबल माने या ना माने वो हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो इसको डिसाइड करने के लिए ये जो है वो आपका टेस्ट है, ये टेस्ट उसको अप्लाई किया जाता है, उसके बाद में उसको डिसाइड किया जाता है कि वो जो आपकी जो प्रॉपर्टी होगी वो आपकी इमूवेबल है या मूवेबल है। तो ये जो टेस्ट है, इस टेस्ट के द्वारा इस चीज़ को डिसाइड किया जाता है। ठीक है, जो टेस्ट हैं वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। टेस्ट हैं वो 2 तरीका है, देखो एक तो डिग्री और मोड ऑफ एनेक्शन टेस्ट, डिग्री और मोड, डिग्री ऑफ मोड ऑफ एनेक्सेशन टेस्ट, और ये जो सेकंड जो आपका है वो है ऑब्जेक्ट और पर्पज ऑफ एनेक्सेशन टेस्ट। मतलब जो अगर इस चीज़ को हम डिटरमाइन करने के लिए तो 2 तरीके के टेस्ट हैं जो अप्लाइड करते हैं। पहला तो ये है कि डिग्री और मोड ऑफ एनेक्सेशन टेस्ट या ऑब्जेक्ट और पर्पज ऑफ एनेक्सेशन टेस्ट। भाई उसका जो डिग्री और जो मोड है, किस डिग्री तक वो या किस मोड तक वो एनेक्सेशन टेस्ट हम अप्लाई कर सकते हैं, या ऑब्जेक्ट, उसका ऑब्जेक्ट और पर्पज ऑफ एनेक्सेशन टेस्ट क्या है। तो ये है, तो हम डीपली तो जाएंगे नहीं, पहले आप क्वेश्चन सोल्व करिए। डिग्री और मोड ऑफ एनेक्सेशन, और पैलेस ऑफ एनेक्सेशन, द ऑब्जेक्ट ऑफ एनेक्सेशन। तो पैलेस की कहीं बात नहीं की तो बी तो नहीं आएगा, बोथ ए एंड सी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसमें डी। यूजीएस 2013 में पूछा गया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, जनरली स्टूडेंट्स क्योंकि जो डीपली नहीं जाते हैं तो उनको पता नहीं होता। तो 25 होगा, 25 में आपका डी हो जाएगा, डिग्री और मोड ऑफ एनेक्सेशन और ऑब्जेक्ट और पर्पज ऑफ एनेक्सेशन। ठीक है, ऑब्जेक्ट और पर्पज ऑफ एनेक्सेशन टेस्ट। आगे चलते हैं, 26 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, इंस्ट्रूमेंट मीन्स, इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट बी। जो टीपी है वो नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट की बात करता है। जो टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट मतलब इसका विल, ठीक है, टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है विल, और विल जो गवर्न किए जाते हैं वो सक्सेशन, जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है उसके तहत इसको गवर्न किया जाता है विल को, है ना। तो वो तो उनका अलग होगा, इंडियन सक्सेशन एक्ट। उसके अलावा ये जो बात करता है, जो इंस्ट्रूमेंट की बात करता है वो आपका नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट की बात करता है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, देखो कहाँ कहाँ पूछा गया है। यूजीएस 2018, यूपीसीजे 2016, ओजीएस 2014, एमपीसीजे 2009, 2017, केजीएस 2016, बीजीएस 2016, इन इतने एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27 देखते हैं। अटेस्टेड इन रिलेशन टू एन इंस्ट्रूमेंट, अटेस्टेड इन रिलेशन टू एन इंस्ट्रूमेंट मीन्स शैल बी डीम्ड, उसको माना जाएगा ऑलवेज टू हैव मीन अटेस्टेड बाई एट लीस्ट। देखो
अटेस्टेड, जब हम सेक्शन 3 में अटेस्टेशन जब हम पढ़ते हैं तो वो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अटेस्टेड इन रिलेशन टू एन इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स के रिलेशन में जो अटेस्टेड होता है उसका मतलब मीन्स, और उसको माना जाएगा शैल बी डीम्ड, उसको माना जाएगा ऑलवेज, हमेशा टू हैव मीन अटेस्टेड, उसको माना जाएगा टू हैव मीन अटेस्टेड बाई एटलीस्ट, कम से कम 1 विटनेस, बी कह रहा है 2 विटनेस, सी कह रहा है 3 विटनेस, 4 कह रहा है, डी कह रहा है 4 विटनेस। तो 2 विटनेस की बात करता है ये जो अटेस्टेशन होता है, उसमें आपको 2 विटनेस की ज़रूरत होती है मिनिमम, एटलीस्ट, कम से कम। तो MPCG ये क्वेश्चन देखिए कहाँ पूछा गया है। MPCG 2001, 14, CJ 2004, TJ 2015, 2017, APS 2015, UGS 2015, AGS 2011। देख लीजिए कितने एग्जाम में आया है क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आपको कम से कम कितने विटनेस की ज़रूरत होती है, मिनिमम 2, जो एटलीस्ट 2 विटनेस आपको इसमें अटेस्टेशन की जो आपकी प्रक्रिया होती है उसमें आपको मिनिमम 2 गवाह की ज़रूरत होती है या 2 विटनेस की नेसेसिटी होती है। ठीक है। 28 क्या कह रहा है, 28 कह रहा है कि अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट मीन्स, जो अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, जो अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है, पढ़ते हैं। ए कह रहा है कि अटेस्टिंग विटनेस इज अवेयर ऑफ कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, अटेस्टिंग विटनेस है वो अवेयर ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट का कंटेंट होगा उससे अवेयर है, इसका मतलब ये है। तो देखते हैं, ये तो नहीं है कि उसके अवेयर ऑफ द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये नहीं है। अटेस्टिंग विटनेस सीन द एग्जीक्यूटेंट साइन और अफिक्स मार्क, अटेस्टिंग विटनेस है वो देखेगा, सीन करता है, देखो द एग्जीक्यूटेंट साइन और अफिक्स मार्क्स, जो एग्जीक्यूटेंट का साइन और अफिक्स मार्क्स, इसको थोड़ा रोक के देखते हैं बात, ठीक है। रिसीव्ड फ्रॉम द एग्जीक्यूटेंट ए पर्सनल एक्नॉलेजमेंट ऑफ हिज सिग्नेचर, मतलब उसके सिग्नेचर का एक पर्सनल एक्नॉलेजमेंट वो क्या करता है, रिसीव करता है एग्जीक्यूटेंट से उसके जो सिग्नेचर का पर्सनल एक्नॉलेजमेंट है वो रिसीव करता है वो आपका अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट माना जाएगा। देखो आगे कह रहा है कि बोथ द अटेस्टिंग विटनेस सीन द एग्जीक्यूटेंट साइन और अफिक्स मार्क्स, बिल्कुल सही बात, एंड रिसीव्ड फ्रॉम द एग्जीक्यूटेंट ए पर्सनल एक्नॉलेजमेंट ऑफ हिज सिग्नेचर। तो ये दोनों बात सही है। आंसर इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हम देखेंगे वो इसमें डी हो जाएगा कि जो दोनों आपके अटेस्टिंग विटनेस हैं, ठीक है, जो दोनों आपके बोथ द अटेस्टिंग विटनेस हैं वो देखते हैं द एग्जीक्यूटेंट को, जो एग्जीक्यूटेंट साइन और अफिक्स मार्क्स, जो एग्जीक्यूटेंट है वो साइन करता है और जो मार्क लगाता है या अंगूठा लगाता है, या तो साइन करेगा या अंगूठा लगाएगा, उसके वो दोनों जो अटेस्टिंग विटनेस है वो उसको देखते हैं एंड रिसीव्ड, या फिर वो रिसीव करते हैं फ्रॉम द एग्जीक्यूटेंट से पर्सनल एक्नॉलेजमेंट ऑफ हिज सिग्नेचर, मतलब उसका जो सिग्नेचर का एक पर्सनल जो एक्नॉलेजमेंट होता है वो उससे रिसीव करते हैं। तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा इसमें डी हो जाएगा। और ये जो पूछा गया था आपका MPCG 2018 फर्स्ट में, इसमें देखो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको सेलेक्ट करना है, आपको बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं जाना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप इसमें, है ना। जब हम पढ़ते हैं ना अटेस्टेशन तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें और भी होती हैं। अगर आप अटेस्टेशन को देखो, अटेस्टेशन को जब हम पढ़े होंगे तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, उसके एसेंशियल्स होते हैं, जैसे वैलिड जो अटेस्टेशन होता है उसके कुछ एसेंशियल होते हैं जो सेक्शन 3 में प्रोवाइड कर रखे हैं। जैसे आपके जो अटेस्टेशन होता है वो मस्ट बी डन बाई 2 और मोर पर्सन, 2 और ज़्यादा पर्सन के द्वारा अटेस्टेशन किया जाता है। और ईच जो प्रत्येक अटेस्टिंग विटनेस होता है वो मस्ट साइन द इंस्ट्रूमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ द एग्जीक्यूटेंट, जो एग्जीक्यूटेंट के प्रेजेंस में वो इंस्ट्रूमेंट को मस्ट का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, मस्ट साइन द इंस्ट्रूमेंट को साइन करता है प्रत्येक अटेस्टिंग विटनेस। और जो थर्ड जो एसेंशियल होता है वो ये होता है कि इसका ईच अटेस्टिंग जो विटनेस होता है वो मस्ट सी द एग्जीक्यूटेंट साइनिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिक्सिंग हिज मार्क, जैसे कि उसका थंब इंप्रेशन हो गया उसके ऊपर, और या फिर वो सी अदर पर्सन साइनिंग द इंस्ट्रूमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एंड अंडर द डायरेक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटेंट, या तो वो खुद एग्जीक्यूटेंट को इंस्ट्रूमेंट को साइन करते हुए, या फिर उसकी मार्क है थंब इम्प्रेशन, जो उसका हिज मार्क है या थंब इम्प्रेशन उसको फिक्स करते हुए देखता है, या फिर कोई अन्य व्यक्ति साइन करता है इंस्ट्रूमेंट को इन द प्रेजेंस ऑफ, या तो उसकी एग्जीक्यूटेंट के प्रेजेंस में या उसके अंडर द डायरेक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटेंट के अंडर द जो एग्जीक्यूटेंट है उसकी डायरेक्शन के अंतर्गत या उसके नीचे।
अगर कोई व्यक्ति दूसरा व्यक्ति भी वो साइन करता है तो उसको भी वो जो ईच की बात हो रही है यहाँ पे, ईच अटेस्टिंग विटनेस है वो ईच अटेस्टिंग विटनेस होता है वो उसको देखता है। इसके अलावा जो थर्ड जो है वो ये कहता है कि जो आपका जो प्रत्येक जो आपका अटेस्टिंग विटनेस है वो रिसीव करता है फ्रॉम द एग्जीक्यूटेंट ए पर्सनल एक्नॉलेजमेंट ऑफ हिज सिग्नेचर या मार्क और ऑफ द सिग्नेचर ऑफ सच अदर पर्सन, या फिर कोई जो दूसरा व्यक्ति है उसके द्वारा जो उसके अंडर होता है उसका जो सिग्नेचर होता है किसी अन्य व्यक्ति का, तो उसका जो एक पर्सनल एक्नॉलेजमेंट होता है वो एग्जीक्यूटेंट से रिसीव करता है प्रत्येक ईच अटेस्टिंग विटनेस। तो इस तरीके से इसके कुछ एसेंशियल होते हैं, ये इस तरीके से काम करता है। और इसमें ये भी कहा जब हम अटेस्टेशन की बात करते हैं तो इसमें ये भी कहा गया है कि जो प्रत्येक जो व्यक्ति होता जो साइनिंग द डॉक्यूमेंट हु हैज नाइदर सीन द एग्जीक्यूटेंट साइन नोर हैज रिसीव्ड द पर्सनल एक्नॉलेजमेंट ऑफ द सिग्नेचर इज नॉट एन अटेस्टिंग विटनेस। तो इसका मतलब यही होगा कि अगर वो मान लो कि ना तो एग्जीक्यूटेंट को साइन करते हुए देख रहा है ना, और ना ही एग्जीक्यूटेंट से पर्सनल एक्नॉलेजमेंट रिसीव कर रहा है, तो वो अटेस्टिंग विटनेस नहीं कहलाता है। सीधी बात ये। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। 29 क्या कह रहा है? 29 कह रहा है कि एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र इज अटेस्टेड वैलिडली। कहाँ पे अटेस्टेड किया जाता है वैलिडली? वेयर, जहाँ पे देखो 4 ऑप्शन है वो पढ़ लेते हैं। एग्जीक्यूटेंट हैज साइंड द इंस्ट्रूमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ हिज फैमिली मेंबर, गलत। ए पर्सन हैज साइंड एज विटनेस टू द फैक्ट ऑफ राइटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन हिज प्रेजेंस। मतलब देखो, एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र इज अटेस्टेड वैलिडली। अगर कोई जो ट्रांसफ़र का इंस्ट्रूमेंट है उसको अटेस्टेड कहा जाता है वैलिडली, उसको वैलिडली रूप से कब अटेस्टेड कहा जाएगा? जब अगर कोई पर्सन है साइन करता है एज ए विटनेस के रूप में टू द फैक्ट ऑफ राइटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन हिज प्रेजेंस, या फिर वन पर्सन हु हैज सीन द एग्जीक्यूटेंट साइनिंग द इंस्ट्रूमेंट पुट करता है हिज वन सिग्नेचर एज ए विटनेस। कोई व्यक्ति है जो एग्जीक्यूटेंट को देखता है साइनिंग इंस्ट्रूमेंट को साइन करते हुए, और फिर वो पुट करता है खुद के सिग्नेचर एज ए विटनेस के रूप में। अब डी कह रहा है कि इंस्ट्रूमेंट इज साइंड बाय टू और मोर टू विटनेसेस हु हैव सीन एग्जीक्यूटेंट, जो देखते हैं, जो एग्जीक्यूटेंट को देखे हैं साइनिंग द इंस्ट्रूमेंट हु साइन इन लेटर प्रेजेंस, जो साइन करते हैं इन द लेटर प्रेजेंस, या उसके बाद उसकी जो प्रेजेंस के बाद में साइन करते हैं। वो देखो, अभी मैंने एसेंशियल बताए हैं, उसमें ये मैंने बताया था कि जो 2 विटनेस हैं वो एग्जीक्यूटेंट को साइन करते हुए देखेंगे, या उसकी प्रेजेंस में उसके किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा अन्य व्यक्ति को साइन करते हुए देखेंगे, या उसके अंडर कोई व्यक्ति है वो उसके अंडर द एग्जीक्यूटेंट अगर कोई पर्सन अपॉइंट किया जाता है वो साइन करता है, तो उसको दोनों पर्सन ईच की बात कर रहे हैं यहाँ पे, दोनों पर्सन वो यहाँ पे देखते हैं। तो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा डी आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। 30 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डिफाइन करता है नोटिस को कौन सा सेक्शन डिफाइन करता है भाई? तो ये तो सिंपल सा है, सेक्शन आपका सेक्शन 3 हो जाएगा। सेक्शन 3 मतलब आंसर आपका इसमें बी हो जाएगा। तो 30 में जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, है ना, सेक्शन 3। अब 31 में चलते हैं। 31 क्या कर रहा था? प्रीव्यू काउंसिल डिसीजन इन ए तिलकधारी लाल वर्सेज खेदान लाल, ये केस है एक तिलकधारी लाल वर्सेज खेदान लाल, जो रिलेट करता है टू द सेक्शन 3 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 14(1), सेक्शन 197 ऑफ द टीपीए और सेक्शन 122 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, जो सेक्शन 3 है ना उससे रिलेट करता है ये जो केस है आपका तिलकधारी लाल वर्सेज खेदान लाल। तो इसको आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। 32 में यूजीएस 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो जो इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं उनको आप नोट कर लिया करो, लिख लिया करो बस, क्योंकि केसेस तो बहुत सारे हैं लेकिन आप सारों को तो याद कर नहीं सकते ना। तो जो काम की चीज़ें उनको नोट कर लिया करो, बाकी तो ठीक है सब। 32 देखते हैं। 32 कह रहा है कि अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 ए पर्सन इज सेड, टीपीए के अंतर्गत जो एक पर्सन है वो इज सेड टू हैव नोटिस ऑफ द फैक्ट,
मतलब एक व्यक्ति है उसको वो कहा जाता है, उसको कहा जाएगा कि वो टू हैव द नोटिस ऑफ द फैक्ट, वो कि फैक्ट का वो नोटिस रखता है। टू हैव नोटिस ऑफ ए फैक्ट, कि वो फैक्ट का जो नोटिस है वो रखता है, उसको कब कहा जाएगा? व्हेन कब कहा जाएगा? ही एक्चुअली नोज द फैक्ट, मे हैव नॉलेज अबाउट द फैक्ट। सी कह रहा है कुड विद रीजनेबल केयर नो द फैक्ट, इज नॉट एट ऑल अवेयर ऑफ द फैक्ट, वो अवेयर ही नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। कुड विद रीजनेबली केयर, अगर रीजनेबल केयर के साथ वो उस फैक्ट को जानता है। मे हैव नॉलेज, या उसकी वो नॉलेज रखता है अबाउट द फैक्ट के बारे में। और या फिर ही एक्चुअली नो द फैक्ट, तो ही एक्चुअली नो द फैक्ट। वर्ड्स का डिफरेंशिएट देखिए आप, इसमें आंसर हो जाएगा ए। ये जो लाइन है ये ऐसी कैसे आपके बेयर एक्ट में लिखी हुई है कि ही वेयर, जहाँ पे वो एक्चुअली नोज द फैक्ट, एक्चुअली ही एक्चुअली नोज द फैक्ट, ठीक है, ही एक्चुअली नोज द फैक्ट। 33 क्या करें? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डज नॉट कंटम्पलेट, क्या कंटम्पलेट नहीं करता है? जो आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट है वो डज नॉट कंटम्पलेट, क्या कंटम्पलेट नहीं करता है? एक्चुअल नोटिस इसकी बात करता है, इम्प्लेंट नोटिस, नोटिस इन ट्रांजैक्शन और इम्प्यूटेड नोटिस। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, दो तरीके के नोटिस होते हैं, एक तो एक्चुअल नोटिस होता है, एक आपका होता है इम्प्लाइड नोटिस, या फिर ये जो आपका नोटिस होता है ना, इसको एक वर्ड से इसको मतलब जनरली कंस्ट्रक्टिव नोटिस भी कहते हैं, है ना। कंस्ट्रक्टिव नोटिस भी कहते हैं इसको। तो एक्चुअल नोटिस या कंस्ट्रक्टिव नोटिस, दो तरीके के नोटिस होते हैं आपके। एक्चुअल तो मतलब आपका जैसे डायरेक्ट या एक्सप्रेस अगर नॉलेज ऑफ ए फैक्ट है आपका, तो उसको एक्चुअल नोटिस माना जाता है। और कंस्ट्रक्टिव नोटिस की बात कर रहा है तो जो आपका कंस्ट्रक्टिव नोटिस होता है उसको ही हम क्या कहते हैं? लीगली इम्प्यूटेड नोटिस, लीगली इम्प्यूटेड नोटिस, लीगली इम्प्यूटेड नोटिस, इसको लीगली इम्प्यूटेड नोटिस भी कहा जाता है। जो आपका कंस्ट्रक्टिव नोटिस होता है या इम्प्लीड नोटिस होता है आपका, तो इसको इस नाम से जाना जाता है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो देख लो, डज नॉट कंटम्पलेट की बात कर रहा है कि क्या कंटम्पलेट नहीं करता, तो नोटिस इन ट्रांजैक्शन कंटम्पलेट नहीं करता, सी हो गया। इम्प्यूटेड नोटिस हो गया, इम्प्लीड नोटिस हो गया, एक्चुअल नोटिस हो गया, ठीक है। तो ये होगा सेक्शन 33 यूपीसीजे 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे हम चलते हैं। आगे हम चलते हैं भैया 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंस्ट्रक्टिव नोटिस। आपका कौन सा, अभी मैंने बताया कि जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस है उसके बारे में, कि अब क्वेश्चन आ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इसमें से आपका कौन सा, आपका निम्नलिखित में से आपका कौन सा आपका कंस्ट्रक्टिव नोटिस नहीं है। तो ग्रोस नेग्लिजेंस और रिगार्डिंग टू फैक्ट, अगर आप ग्रोस नेग्लिजेंस करते हो किसी फैक्ट्स को लेकर के, रजिस्ट्रेशन, एक्चुअल पोजीशन, डिफाइनाइट नॉलेज, ये आपका कंस्टिट्यूटिव नोटिस नहीं है, नॉट ए कंस्टिट्यूटिव नोटिस, तो डी आंसर आ जाएगा। देखो इसके अलावा मैं आपको बात बता दूं, जो आपका जो कंस्टिट्यूटिव नोटिस होता है या इम्प्लीड नोटिस होता है, या इसको ऐसे कहेंगे लीगली इम्प्यूटेड नोटिस होता है, इसके अंतर्गत 5 कैटेगरीज आती हैं। एक तो आपका जैसे विलफुल एब्सटेंशन फ्रॉम एन इंक्वायरी और सर्च, अगर आप कोई विलफुल एब्सटेंशन करते हो किसी इंक्वायरी या सर्च से अपने जानबूझ करके उसको एब्सटेंशन करते हो या उसको छोड़ देते हो, तो वो आपका किस में माना जाता है? कंस्टिट्यूटिव नोटिस में आता है या लीगली इम्प्यूटेड नोटिस कहलाता है वो। इसके अलावा ग्रोस नेग्लिजेंस, रजिस्ट्रेशन, अगर जैसे कोई प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन हो रखी है, आप उसको चेक नहीं करते और बिना उसके ही आप आगे बढ़ जाते हो, तो वो भी आप रजिस्ट्रेशन एज ए नोटिस, अगर प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन है तो वो एक नोटिस के रूप में माना जाएगा। एक्चुअल पोजीशन एज ए नोटिस, अगर कोई प्रॉपर्टी किसी के अंडर अगर वो एक्चुअल पोजीशन में है तो वो भी एक एज ए नोटिस माना जाता है। इसके अलावा नोटिस एजेंट इज नोटिस जो एजेंट होता है इज नोटिस टू द प्रिंसिपल, अगर कोई नोटिस किसी एजेंट को दिया जाता है, कोई जो किसी प्रिंसिपल के अंडर काम कर रहा है या उसके इन द कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन में काम कर रहा है, तो वो जो नोटिस जो एजेंट को दिया जा रहा है वो आपका प्रिंसिपल को माना जाएगा। तो ये 5 तरीके के नोटिस होते हैं जिसको हम कंस्ट्रक्टिव नोटिस या लीगली इम्प्यूटेड नोटिस कहते हैं। 34 हो गया। आगे मैं जल्दी करता हूँ यार, अब टाइम थोड़ा वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो रही है। 35 कर रहा है, असर्शन दे रखा है, प्रॉपर्टी इज ए कम्प्रिहेंसिव टर्म एंड इंक्लूड्स कॉपीराइट।
प्रॉपर्टी एक कॉम्प्रेहेंसिव टर्म है और कॉपीराइट को इंक्लूड करती हैं, तो ये बात तो सही है, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, वो भी एक प्रॉपर्टी तो होती है ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो वो प्रॉपर्टी तो है, लेकिन कॉम्प्रेहेंसिव टर्म है वो आपका कॉपीराइट को इंक्लूड करता है। रीजन कह रहा है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो डील करता है विद ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग पेटेंट, जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है वो डील करता है सभी तरीके की प्रॉपर्टी को, जो इंक्लूड करता है किसको, पेटेंट को इंक्लूड करता है। तो ना भाई साहब, पेटेंट को इंक्लूड नहीं करता है, मूवेबल इमूवेबल को इंक्लूड करता है वो, लेकिन पेटेंट को इंक्लूड नहीं करता है सर जी यार, तो ये तो गलत बात हो गई भाई। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर ट्रू नोट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो सी हो जाएगा ए इज ट्रू बट आर इज द फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो आंसर हो जाएगा सी। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ए आपका सही है, आर आपका गलत है। तो 35 का जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा भैया सी। अब हम चलते हैं 36 की तरफ। देखो अब आपके 10-11 क्वेश्चन और रह गए, वो मैं कर दूंगा बस जल्दी ही, यूजीएस 2002 में, ठीक है, ये देख लेना आप। 36 क्या कह रहा है, चैप्टर्स एंड सेक्शन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, चैप्टर एंड सेक्शन ऑफ द टीपीए विच रिलेट, जो रिलेट करते हैं टू द कॉन्ट्रैक्ट, विच रिलेट टू कॉन्ट्रैक्ट शैल बी टेकन एज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड सप्लीमेंटल टू द रजिस्ट्रेशन एक्ट। ये ऐसी कैसी लाइन आपके बेयर एक्ट में लिखी हुई है, अगर आपने बेयर एक्ट अच्छे से पढ़ा है तो। अगर आपने बेयर एक्ट अच्छे से नहीं पढ़ा तो आपको इस लाइन का पता नहीं चलेगा। बेयर एक्ट खोलिए और अभी मेरे साथ देखिए जो आपका सेक्शन है, सेक्शन नंबर कौन से सेक्शन में बात कर रहा है, सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 4 में बात कर रहा है भैया। सेक्शन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि देखो लैंग्वेज पढ़िए, द चैप्टर सेक्शन 4 क्या कह रहा है कि अनएक्टमेंट रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट टू बी टेकन एज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड सप्लीमेंटल टू द रजिस्ट्रेशन एक्ट। समझ में आ गया, इसमें आगे लिखा भी है द चैप्टर्स एंड सेक्शंस ऑफ दिस एक्ट, मतलब दिस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट विच रिलेट टू कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेट करते हैं वो शैल बी टेकन एज पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसको हम शैल बी टेकन या उसको लिया जाएगा एज ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड सेक्शन 54 पैराग्राफ 2 and 3 एंड सेक्शन 59 107 एंड 123 शैल बी रीड एज सप्लीमेंटल टू द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। ठीक है, जो इस जो टीपीए का जो सेक्शन 54 है जिसका पैराग्राफ 2 and 3 और सेक्शन 59 107 एंड 123 जो 107 123 और 59 और इसके अलावा जो पैराग्राफ 2 and 3 ऑफ सेक्शन 54 है उसको शैल बी रीड एज ए सप्लीमेंटल टू द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसको एक सप्लीमेंट इंडियन जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसके सप्लीमेंटल के रूप में पढ़ा जाएगा। शैल बी रीड एज द इंडियन सप्लीमेंटल टू द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी। ठीक है, 36 में आंसर बी। डन। केजीएस 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चलते हैं 37 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हैज नो रिलेशन नहीं रखता है विद किसके साथ, एयर वाटर लाइट ऑल ऑफ दीज। भाई ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एयर वाटर लाइट के साथ कोई रिलेशन नहीं रखता भैया। एमपीसीजे 2006 और 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आगे चलो 38 विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा आपका करेक्टली मैच्ड नहीं है। देखिए टेबल बनी हुई है, इससे पहले आप ध्यान रखो भैया लेमन लॉ का चैनल है अपना, है ना, थोड़ा यार सपोर्ट की ज़रूरत है, अभी थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, बाकी तो आपको क्वालिटी कंटेंट आपको यहीं मिलेगा सारा। जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं वीडियो इसमें डालता रहूँगा। तो हम क्वेश्चन करते हैं, पहले बीच बीच में थोड़ा सा प्रमोशन कर देता हूँ यार। इसमें देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच नहीं थे। इमोल प्रॉपर्टी सेक्शन 2 चार्जेस 100, ये तो सही है। चार्ज देखो अगर आप खोलोगे ना, डायरेक्ट खोल के चेक करो, इसको मिलाइए। अभी सेक्शन 100 से चार्जेज मिल रहा है। मार्सेलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेसर ये सेक्शन 56 में है, और ये मॉर्गेज डेट आपका सेक्शन 134 में है, ये आपका मैच नहीं कर रहा सेक्शन 2। अब सेक्शन 2 में क्या है, सेक्शन 2 में जो रिपील्स ऑफ एक्ट की बात करता है कि सेविंग ऑफ सर्टन अनएक्टमेंट इंसिडेंट राइट्स और लाइबिलिटीज, है ना, अनएक्टमेंट इंसिडेंट राइट्स और लाइबिलिटी उसको सेव करने के, उसको छोड़ करके जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है, जो रिपील ऑफ एक्ट है उनकी बात करता है वो। तो यूजीएस 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। 39 कह रहा है कि अमेंडमेंट ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1982 इन द ईयर 2002 इफेक्टिव फ्रॉम, कब से इफेक्टिव है। जो अमेंडमेंट किया गया था टीपीए एक्ट में, टीपीए 19 अरे यार थोड़ा सा देखो ये ना
मैं थोड़ी सी गलती हो गई टाइपिंग में, 18 कर लेना भाई, 1882 इन द ईयर 2002 इफेक्टिव फ्रॉम, कब से इफेक्टिव है वो भैया 39 जो इफेक्टिव है वो आपका 31 दिसंबर 2002। आंसर इसमें ये आ जाएगा 31 दिसंबर 2002 से इफेक्टिव में है। और लास्ट अमेंडमेंट जहाँ तक मेरा नॉलेज है शायद यही है, 2002 में किया गया है इस एक्ट में, अब तक उसके बाद में शायद अमेंडमेंट भी नहीं हुआ। और ये अमेंडमेंट भी वो सेक्शन सही मेरे याद नहीं आ रहा है यार, उस एक्ट एक सेक्शन है उसी सेक्शन में ये अमेंडमेंट किया गया है ना। HPJS 2000 गूगल सर्च कर लेना एक बार, उसको आपको पता चल जाएगा। HPJS 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। चैप्टर 2 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट शैल नॉट बी डीम्ड, उसको नहीं माना जाएगा ना, शैल नॉट बी टू इफेक्ट एनी रूल ऑफ। चैप्टर 2 जो TPA का चैप्टर 2 है उसको शैल नॉट बी डीम्ड, उसको नहीं माना जाएगा टू इफेक्ट एनी रूल ऑफ मोमडन लॉ। मोमडन रोल के किसी भी रूल को अफेक्ट करने के लिए नहीं माना जाएगा। मोमडन लॉ जो मोमडन लॉ है उसको यहाँ पे इम्यूनिटी दे दी गई है कि जो चैप्टर 2 है जो आपका मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो आपका चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 उसको यहाँ पे इम्यूनिटी दे दी गई है कि वो मोमडन लॉ के किसी भी रूल को अफेक्ट करने के लिए नहीं माना जाएगा। और जो चैप्टर 2 आपका कहाँ से कहाँ तक बात करता है बताइए मेरे को। चैप्टर 2 जो बात करता है वो करता है सेक्शन 5 से 53A। ये आपका मूवेबल और इमूवेबल दोनों तरह की प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है। जो आपकी जो मूवेबल और इमूवेबल दोनों तरह की प्रॉपर्टी हैं वो आपकी इसमें 5 से और 37 सेक्शन आपका जो होगा भैया 5 से 37 उसमें आपकी दोनों तरह की प्रॉपर्टी के बारे में बात की गई है। और आपका 38 से 53A इसमें जो बात की गई है वो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात की गई है। तो लेकिन ये जो आपका मोमडन लॉ है इसको अफेक्ट नहीं करता है भाई, शैल नॉट डीम टू अफेक्ट एनी रूल ऑफ मोमडन लॉ। तो 40 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, आंसर ए मोमडन लॉ। आगे चलो। द प्रॉपर्टी वर्ड, जो प्रॉपर्टी वर्ड है ना वो इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, सेक्शन 1, 2, 3, नन ऑफ दीज। जो प्रॉपर्टी वर्ड है ना उसको कहीं भी सेक्शन में इस एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है, किसी भी सेक्शन में प्रॉपर्टी वर्ड को। तो प्रॉपर्टी वर्ड इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, नन ऑफ दीज, आंसर डी। 42 विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी इज नॉट कवर्ड बाई ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1982। कौन सा मोड है जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी का वो कवर नहीं किया गया है इस एक्ट TPA 1882 के अंतर्गत। 1882 का जो TPA का एक्ट है उसमें कौन सा मोड ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी है वो कवर नहीं किया गया है। तो इसमें देखो सेल बात करता है, मॉर्गेज की बात करता है, टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन इसकी बात नहीं करता है, एक्सचेंज की बात करता है। सी आंसर आ जाएगा। टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन के लिए आप इंडियन सक्सेशन एक्ट उठाइए, वहाँ देखिए ये विल की बात कर रहा है। UPSGS हायर जुडिशियल सर्विस 2012 का एग्जाम उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। ट्रांसफर प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल टू, किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? गिफ्ट्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, एक्सचेंज की बात करता है, लीज की बात करता है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात नहीं करता है। इसके लिए अलग से आपका सागा एक्ट है, सोगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आपका है, उसमें दिया गया है। तो ये आपका ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट है वो आपकी इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। 44 विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कन्वे टाइटल, इनमें से कौन सा जो आपका टाइटल को कन्वे नहीं करता है? रजिस्टर्ड एक्सचेंज डीड, रजिस्टर्ड विल, रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड और सेल डीड। जहाँ डीड की बात हो रही है वो टाइटल कन्फर्म कर रहा है। रजिस्टर्ड विल, विल का मतलब यार ये तो टेस्टामेंट, अगर कोई विल को अपने रजिस्टर्ड कर रहा है तो वो टाइटल को कन्फर्म नहीं कर रहा है। डज नॉट कन्वे टाइटल, टाइटल को कन्वे नहीं करता है तो आंसर हो जाएगा इसमें बी। रजिस्टर्ड विल है वो इसमें आंसर हो जाएगा बी। MPCJ 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है 44 आपका। इसके बाद में आपके 2 एक क्वेश्चन और हैं, कुछ देख लेते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस इट वाज हेल्ड दैट पार्टीशन इज नॉट ए ट्रांसफर प्रॉपर्टी, कि इस किस केस में कहा गया, किस केस में हेल्ड किया गया है कि पार्टीशन है वो नॉट ए ट्रांसफर प्रॉपर्टी। जो आपका जो विभाजन करता है ना फैमिली का, जो पार्टीशन होता है वो ट्रांसफर प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये जो बात कही गई है नोट करिए। VN सरीन अजित कुमार AIN 1986 SC 432 VN सरीन वर्सेज अजीत कुमार, आंसर ए आ रहा है इसमें। VN सरीन वर्सेज अजीत कुमार, इस केस में ये बात कही गई थी कि जो पार्टीशन है वो नॉट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। 47 पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्टीशन कर रहे हैं
तो वो एन एक्सचेंज, ए ट्रांसफ़र, ए गिफ्ट, नन ऑफ द अबव। तो 46 का बात करेंगे तो वो नन ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि जो पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो ना तो एक्सचेंज है, ना ट्रांसफ़र है, ना ही गिफ्ट है, वो नन ऑफ द अबव है। तो नन ऑफ द अबव में आ जाएगा वो 47। और सही ये लास्ट क्वेश्चन, हाँ लास्ट क्वेश्चन है भाई। 47 क्या करा कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस इट वाज हेल्ड दैट सरेंडर बाय टीनेंट इज नॉट ट्रांसफ़र। जो सरेंडर बाय टीनेंट है ना वो ट्रांसफ़र नहीं है, कि टीनेंट अगर कोई किराएदार है, मतलब टीनेंट है, वो अगर सरेंडर कर रहा है तो उसको हेल्ड किया गया था कि इज नॉट, वो एक ट्रांसफ़र थोड़ी है। अगर कोई टीनेंट मान लो सरेंडर कर रहा है तो उसको ट्रांसफ़र थोड़ी मानेंगे। ये बात किस केस में कही गई थी, तो इसका भी आप नोट कर लीजिए। 47 जो आपका है उसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा आपका जो मकबन लाल सबा वर्सेस NN अधिकारी। मकबन लाल सबा वर्सेस NN आपका जो अधिकारी का जो केस था, इसमें ये बात कही गई थी कि जो सरेंडर बाय टीनेंट है वो एक ट्रांसफ़र नहीं है, वो एक ट्रांसफ़र नहीं है। UGS 2019 उत्तराखंड का जुडिशल सर्विस एग्जाम था 2019 में, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस तरीके से अपन ने ये सेशन लमसम 47 के सेशन लमसम ये कर चुके हैं हम, है ना। तो अब मैं सेशन को एंड करता हूँ। वैसे भी 1-1.25 घंटे का हो चुका है वीडियो, ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मैंने कुल मिला के सारे एस्पेक्ट कर दिए हैं। अब आपको 1 से 4 सेक्शन में ऐसा कोई क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं है जो साइज आपको टच ना करे, या जो जितने भी एग्जाम में आया हो ना हो। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो फिक्स 5 सेक्शन, 5 से लेकर आगे जो सेक्शन है उसको क्लियर करेगा। तो ठीक है, अगर आप लास्ट तक वीडियो देखे हो, यहाँ तक अगर आप वीडियो को देखा है आपने कंटिन्यूसली, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए कैसा, मतलब मेरा कहाँ पे मेरे को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कहाँ पे क्या थोड़ा मतलब उस तरीके से। और लाइक तो कर ही दीजिए, क्योंकि वो तो उससे थोड़ा एल्गोरिथम्स ठीक रहता है, बाकी तो जैसी आपकी इच्छा भाई। ठीक है, तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। देखते रहो अपना जो चैनल है लेमन लो देखिए, और जब भी मेरे को टाइम मिलेगा लेक्चर आते रहेंगे। ठीक है, तो बाय बाय, मिलते हैं।